है ना। तो जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, कि भाई आज जो आप पढ़ने जा रहे हो क्लास लैब के बाद वी स्टार्ट विद द प्रेजेंट, है ना, कि आज जो हम पढ़ेंगे वी स्टार्ट विद द प्रेजेंट। और ये सब क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी, तो मैं एक साथ ही करवाऊंगा। जैसे आपका प्रेजेंट खत्म होगा ना, मतलब आपका प्लेन सरफेस खत्म हो जाएगा, तो प्लेन सरफेस के क्वेश्चन एक दिन पूरे कर लूंगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो हम पढ़ेंगे, वी स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, लाइट थ्रू प्रिज्म, है ना, कि कोई भी अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म लाइट को डेविएट करता है, उसी के हम बात करते हैं। तो प्रिज्म में दो टॉपिक होता है, डेविएशन एंड डिस्पर्सन। अभी हम डिस्पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द डेविएशन ओनली। तो होता है एक्चुअली कि जो प्रिज्म होते हैं इसके दो सरफेस नॉन पैरेलल होते हैं। कि भाई ग्लास स्लैब और प्रिज्म में ये डिफरेंस है कि ग्लास स्लैब के दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल होते हैं और प्रिज्म के क्या होते हैं सिंपली आपके नॉन पैरेलल। तो सिंपल सा, जब भी आप कहीं पे ग्लास स्लैब की बात करोगे तो ग्लास स्लैब का सिंपल सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल हो। इस केस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल, है ना, कि इसके जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे वो पैरेलल होते हैं। और जो प्रिज्म होता है इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं नॉन पैरेलल, है ना, कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस और नॉन पैरेलल, यही दोनों डिफरेंस होता है। एज सच बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ग्लास के बने होते हैं, एक का रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल होगा तो उसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉन पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिज्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे प्रिज्म, अगर जैसे किसी ने आपसे बोला कि ये चीज क्या है, ये ग्लास स्लैब है या प्रिज्म, तो हम ऐसा श्योर नहीं बोल सकते कहाँ से आप ले रहे हो। तो अगर तो आप रेज ऐसे ले रहे हो कि भाई इस तरह से अगर एक कोई रे गई, इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई और इस तरह से आपकी चली गई, तब तो ग्लास स्लैब होगा, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है कि आपके पैरेलल में। लेकिन अगर हम इस तरह से ले लें, भाई एक कोई रे गई इस तरह से, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बैंड और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली गई, है ना, तो इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉन पैरेलल हो गए, तो उसको हम एज अ प्रिज्म में मान सकते हैं, है ना। भाई दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब पैरेलल होंगे तो ये ग्लास स्लैब होगा, और जब टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से परपेंडिकुलर जैसे हैं या नॉन पैरेलल होंगे तो इसी चीज को हम क्या होता है कि आपका प्रिज्म, राइट। तो ये दोनों में क्या होता है कि आपका डिफरेंस। तो अभी अगर हम प्रिज्म स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रिज्म जो होता है वो आपका इस तरह से होता है कि ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, है ना, इस शेप का होता है। कई बार आपने लैब्स वगैरह में भी देखा होगा, है ना। और ये जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं इसके बीच का जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ, है ना, कि यहाँ जो ए है इसी ए को हम क्या बोलते हैं कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, कि एंगल प्रिज्म कि भाई दो रिफ्रैक्शन एंगल को हम क्या बोलते हैं कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे ही है जैसे कि शुरू में मैंने आपको डायग्राम दिया था, है ना, कि जैसा डायग्राम में फॉर्म दिया हुआ था वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी इस तरह से रेज डाली, है ना, और अभी हम लाइट जो ले रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे जो लाइट है तो ये सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होकर यहाँ पे डिफाइन करेगी। तो ये आपका होता है फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये आपका होता है सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, और अगेन रे ऐसे चली जाएगी, है ना, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो नॉर्मल केस में ऐसे ही होगा कि कोई लाइट ऐसे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंसी है ना। तो सिंपल अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री से हम यहाँ पे ये जो सारे एंगल्स हैं इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना, कि सारे एंगल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं कि आपका एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं इस ट्राइंगल में ये लिख सकता हूँ कि I - R1 प्लस E - R2
है ना। आपको ये वाला एंगल जो होगा i माइनस r1 होगा, ये माइनस r2 होगा, प्लस a, इस सब का सम 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस सब का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 180 डिग्री होगा, है ना। भाई इस सारे का अगर हम सम की बात करें तो ये जो सारे सम होंगे ये कितना लगेगा कि आपके 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान दो कि जस्ट हमने इस तरह से क्या किया, आपका डिफाइन किया कि भाई सॉरी ये i माइनस r1 नहीं होगा, ये 90 माइनस r1 एंगल इक्वल टू 90 माइनस r, ये आपका हो गया 90 माइनस r1 प्लस ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस r2, ये आपको r2 इस सब का सम जो होगा 180, आपका ये में ये वाला केस वैलिड होता है कि r1 प्लस r2 का सम क्या होगा, आपका a। तो पहली चीज तो ये आ गई कि r1 और r2 का सम a हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं इस केस में व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि आपको पता है ग्लास स्लैब से तो डेविएशन 0 होता है, लेकिन प्रिज्म का काम ही है रे को डेविएट करना। तो हम यहाँ पे सेकंड निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड जो हम यहाँ पे निकालते हैं वी डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो डेल्टा निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं बोलूंगा ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपका इमर्जेंट रे है ना। इसके बीच का जो एंगल है इसी को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है ये कितना हो सके आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें वो रिलेशन यूज होगा जो शुरू में मैं गलती से लिख रहा हूँ। ये बीच वाला जो एंगल होगा वो i माइनस r1 होगा, ये बीच वाला जो एंगल होगा ये आपका i माइनस r1 होगा, और ये वाला बीच वाला जो एंगल होगा ये आपका i माइनस r2 है ना। और आपको पता है इन दोनों का सम डेल्टा के इक्वल होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगल के सम के क्या होगा सके आपका इक्वल होगा। तो अगर हम डेल्टा लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा i माइनस r1 प्लस ये e माइनस r2 हो जाएगा, e माइनस r2 है ना। ये आपका कि भाई ये जो सम होगा i माइनस r1 और e माइनस r2 का सम किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला आ गया, ये डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी i प्लस e माइनस r1 प्लस r। और अभी आप प्रूफ कर चुके हो कि r1 प्लस r2 एक इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली जो एंगल ऑफ डिवीजन आ गया ये आपका आ गया i प्लस e माइनस। तो ये एक फॉर्मूला है ना कि प्रिज्म में r1 प्लस r2 का सम ए होता है और जो इसका एंगल ऑफ डिवीजन होगा ये मेन फॉर्मूला। एंगल ऑफ डिवीजन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये तो फिक्स ही है। आई अगर आप चेंज करोगे तो डेल्टा भी क्या होगा इसलिए आपका चेंज है ना, कि डेल्टा जो होगा वो आई का क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि आई और ई को हम रिलेट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से, है ना। तो अल्टीमेटली डेल्टा जो होगा किसका फंक्शन होगा, आई का। हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो डेल्टा होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ आई, है ना। कि भाई डेल्टा जो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के थ्रू। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो भी क्या होगा बेसिकली आपका चेंज। लेकिन एक चीज रखना, एक वर्ड हम यूज करते हैं थिन प्रिज्म, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करेंगे वी कॉल इट एज अ थिन प्रिज्म, है ना। जो थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है, एक वर्ड आप यहाँ पे यूज करोगे वी कॉल इट एज अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म का सिंपल सा मतलब हो गया प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, है कि जब भी हम बात करेंगे थिन प्रिज्म तो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म की हम बात करेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो स्मॉल होगा, मे बी 2 डिग्री 4 डिग्री लाइक दैट। अगर हम कोई ऐसा प्रिज्म बना लें कि इसका जो एंगल है वो सपोज आपका 2 डिग्री, तो इसी को हम थिन प्रिज्म बोलते हैं, है ना। कि 2 डिग्री इसका एंगल ऑफ प्रिज्म अगर है तो इसी को हम बोलते हैं थिन प्रिज्म। तो जो थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जब भी हम यहाँ पे थिन प्रिज्म की बात करेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन
right, is independent of angle of incidence. Independent of angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना कि भाई थिन प्रिज्म अगर है तो इसके आई से कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई इस तरह से अगर हम ले लें कि अल्टीमेटली कोई रे आपकी इस तरह से ऐसे चली गई तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन में आई का वेरिएशन जो होता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कोई भी आई लोगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा जैसे कि आपका सेम है उसके जस्ट एक सिंपल सा रिलेशन है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए स्मॉल एंगल के लिए है ना तो जब मैं स्मॉल एंगल के लिए इसको मॉडिफाई करूंगा तो अभी आपने पढ़ा कि इन जनरल डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस इन जनरल डेल्टा की वैल्यू क्या होती है आई प्लस ई माइनस ए अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेता हूँ पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ तो मैं लिखूंगा 1 sin आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू sin r1 हाँ कि मैंने फर्स्ट सरफेस पे क्या लगा दिया स्नेल्स फिर सेकंड सरफेस में लगा देते हैं तो जैसे मैं सेकंड सरफेस पे लगाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 1 sin ई इक्वल टू म्यू sin r2 हाँ 1 sin i इक्वल टू म्यू sin r1 हो गया और 1 sin e इक्वल टू क्या आ गया म्यू sin r2 आ गया अब अगर मैं बात करूं कि ये सारे एंगल अगर स्मॉल है अगर i स्मॉल है r1 स्मॉल है सब कुछ चीजें अगर स्मॉल है तो मैं यहाँ स्मॉल एंगल के लिए ऐसा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात करूं कि अगर सारे एंगल ये स्मॉल है ना तो आपको पता है कि जो स्मॉल एंगल अगर होगा तो i की वैल्यू म्यू इंटू r1 हो जाएगी हाँ साइन आई हो जाएगा साइन r1 की इक्वल हो जाएगा और जो आपका ई होगा ये आपका हो जाएगा म्यू इंटू r2 अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो जो थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये जस्ट आपका हो जाएगा आई की जगह पे आपने पुट कर दिया म्यू r1 प्लस ई की जगह पे आपने पुट कर दिया म्यू r2 माइनस है ना अल्टीमेटली म्यू कॉमन ले लेंगे है ना तो यहाँ से ए कॉमन आएगा ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा है ना क्योंकि r1 प्लस r2 का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा a के हाँ कि r1 प्लस r2 का सम अगर a के इक्वल है तो ये म्यू माइनस 1 इंटू ए फिर ध्यान रखना कि नॉर्मल केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसकी वैल्यू ये होती है i प्लस ई माइनस ए लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर हम स्मॉल एंगल के लिए मॉडिफाई कर दें तो थिन प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा है ना ये जस्ट आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए तो आप देखो इसमें तो कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं ना म्यू पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए कांस्टेंट हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म भी कांस्टेंट हो गया भाई आप जितना मर्जी चेंज करते रहो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या रहेगी सेम तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या रहेगा जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट तो थिन प्रिज्म के केस में हम इसको क्या कर सकते हैं जैसे कि आपका यूज कर सकते हैं तो जस्ट ये कुछ फॉर्मूले हैं r1 plus r2 a नॉर्मल एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म राइट ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना लिख लो आप इसे ठीक है क्या कर तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके बाद आते हैं ये जानने के बाद बेसिक फॉर्मूला सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज प्रिज्म में है ना देयर इज वन ग्राफ है ना थिन प्रिज्म के लिए नॉर्मल किसी प्रिज्म के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है देयर इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये हम लैब में परफॉर्म करते हैं क्योंकि अभी आपने बोला है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये आई के ऊपर डिपेंड करेगा तो अगर आप आई चेंज करोगे तो डेल्टा चेंज होगा तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से आई मेजर कर लें और डेल्टा मेजर कर लें तो यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है डेल्टा वर्सेस आई एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है डेल्टा वर्सेस हाँ कि डेल्टा का आई के साथ हम ग्राफ किस तरह का होगा ये जानना एक नॉन सिमेट्रिकल कर्व आ जाए एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का
जो कर्व होगा वो मैथमेटिकली इस फंक्शन से एक्सप्लेन, इसका एक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उससे एक्सप्लेन। तो फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं। तो इसका एक ग्राफ जो आएगा जो कि नॉन सिमेट्रिकल आ जाएगा, ये ऐसे, हाँ भाई यहाँ पे एक नॉन सिमेट्रिकल जरूर होना, सिमेट्रिकल कर्व नहीं होता है बल्कि एक नॉन सिमेट्रिकल कर्व है कि भाई यहाँ पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ले लिया आपने, यहाँ से स्टार्ट हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 90 डिग्री हो सकती है, 90 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। यहाँ पाई बढ़ाते जाओ 90 तक आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा अल्टीमेटली 90 डिग्री का। और किसी आई मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि मिनिमम आई से हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका स्टार्ट करेंगे, उससे अगर हम आई कम करेंगे ना तो सेकंड सरफेस से रेज बाहर नहीं निकलेगी। ये ध्यान रखना, आई मिनिमम का कांसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल से कम एंगल पे अगर हम करेंगे तो सेकंड सरफेस से हो सकता है रे बाहर नहीं निकले। यहाँ पे क्या है, तो आई मिनिमम से करते हैं, और जैसे जैसे आप आई चेंज करोगे, है ना, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कम हो, ये तो मैक्सिमम डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम है, और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू कम होती है, एक स्टेज पे डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और उसके बाद फिर से इंक्रीज हो, फिर से 90 पे फिर से मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आता है। तो मेन चीज आपको इसको ग्राफ को ही एक्सप्लेन करना होता है, ये जो नॉन सिमेट्रिकल कर्व आया है इसको हम प्रिज्म के केस में कैसे एक्सप्लेन करें, इससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो देखो एक चीज तो आगे इसमें कि जैसे हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर मैं कोई डेल्टा ले लूं, देयर इज अ टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है, जैसे डेल्टा मैक्स भी अगर हम ले रहे हैं तो दो एंगल पे वो डेल्टा मैक्स हो रहा है 90 और इस पे। वैसे कोई भी डेल्टा जनरल लेते हैं तो एक एंगल यहाँ आ जाएगा, एक एंगल यहाँ, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम में एक ही एंगल। तो ध्यान रखिए पहला कंक्लूजन ये निकला, फॉर एवरी एंगल, फॉर एवरी डेविएशन एक्सेप्ट, राइट, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, हर डेविएशन के लिए एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन देयर आर द टू एंगल पॉसिबल, देयर आर टू एंगल्स, इसमें हमेशा दो एंगल्स होते हैं। इफ वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देन अनदर इज, राइट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, and both are interchangeable, and both are interchangeable, interchangeable, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, फॉर एवरी डेविएशन except minimum deviation there are the two angles, with one is angle of incidence, then another is angle of emergence, and both are interchangeable। मतलब कोई भी डेल्टा अगर हम ले लें तो इसको अगर मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, अगर ये आई है तो ये ई हो जाएगा, है ना, इन दोनों में डेविएशन सेम ही तो होगा। अब देखो अगर इधर से रे जा रही है तो इसको हम बोलेंगे आई, ये ई हो जाएगा। अगर मैं रे को उल्टा ले जाऊं ऐसे तो फिर ये आई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो दोनों इंटरचेंजेबल भी था। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे से, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे बोलता है कि रे का अगर हम कोई पाथ रिवर्स करते हैं तो सेम डायरेक्शन में रे वापस चलेगी। मैं क्वेश्चन की आई है तो दूसरा ई होगा, तो अगर मैं इस ई को आई बना दूं तो फिर ये ई बन जाए, है ना, कि इस ई को अगर मैं आई बना दूं तो आई क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ई। वही चीज है कि हर डेविएशन के दो एंगल हैं, एक को अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा कि आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो। अगर मैं किसी केस में ऐसा बोलता हूँ कि आई एक्स है तो ई वाई हो गया, अगर मैं आई को वाई ले लूं तो ई एक्स हो जाएगा। बात है कि, है ना, कि दोनों आपस में क्या होता है कि आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। तो पहला कंक्लूजन तो ये है ना, कि हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल होंगे, एक आई होगा दूसरा क्या हो जाएगा कि आपके ई होगा। सेकंड कंक्लूजन, डेविएशन कब मैक्सिमम होगा, हाँ, डेविएशन कब मैक्सिमम होगा। और ध्यान रखना मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई और ई में से कोई भी एक चीज 90 में,
है ना। भाई आप देखो कि मैक्सिमम डेविएशन ई की वैल्यू 90 पे हो रहा है, आई की वैल्यू 90 पे, तो सिंपल सा हम बोलेंगे सेकंड कैलकुलेशन हो जाएगा फॉर मैक्सिमम डेविएशन, राइट, आइदर फॉर मैक्सिमम डेविएशन आइदर आई और ई should be 90 degree, should be 90 degree। अगर हम मैक्सिमम डेविएशन की बात करें तो आई और ई में से कोई भी एक एंगल क्या होगा उसके आपका 90 होगा, तो आई 90 होगा, ए 90 होगा, हाँ कोई भी एक चीजें क्या होंगी उसकी आपकी 90 होगी। तो जैसे मैं ऐसा लेता हूँ कि मैक्सिमम डेविएशन में ऐसा हो जाएगा, अगर कोई रे ऐसा है तो मैक्सिमम डेविएशन में सपोज आप किसी केस में लेते हो कि ई आपका 90 है ना, कि भाई ई की वैल्यू क्या है जैसे आपकी 90 है, मतलब कोई रे ऐसे गई है ना, ऐसे एंगल पे जाइए जो कि इस तरह से बैंड होने के बाद इसके ई 90 हो, है ना, इस केस में ई की वैल्यू कितनी हो जाए जैसे कि आपकी 90 ऐसे, तो इस केस में डेविएशन मैक्सिमम ई 90 है ना। और अब ई जब 90 होगा है ना, ये चीज क्या हो जाएगा कि आपका आई मिनिमम हो जाएगा, वही चीज है, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको आई ले लूं तो ये ई हो जाएगा, हाँ तो इस केस में डेविएशन मैक्सिमम है ना, कि अगर रे का डेविएशन अगर हम लें तो ये डेविएशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, 90 डिग्री नहीं होगा, ये तो जस्ट ऐसा डायग्राम में दिख रहा है, कुछ डिफरेंट एंगल होगा। अगर ई 90 हो जाए या आई 90 हो जाए तो डेविएशन की वैल्यू क्या होती है जैसे आपकी मैक्सिमम, यहाँ से मैक्सिमम डेविएशन में लिख सकता हूँ, डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू होगी वो 90 प्लस ई माइनस ए हो जाएगा, अगर आई 90 होगा तो ई एंगल होगा माइनस ए हो गया, ये डेल्टा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन में एक एंगल कोई 90 होना चाहिए, चाहे वो आई हो चाहे क्या हो जैसे कि आपका ई। तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ से इस ग्राफ। थर्ड कंक्लूजन आता है कि कब ये डेविएशन मैक्सिमम है, व्हेन डेविएशन विल बी द मैक्स, सॉरी डेविएशन इज मिनिमम। तो आप ग्राफ से बदल रहा है कि भाई हर डेविएशन दो एंगल पे हो रहा है, एक कम बोल रहे हैं आई तो दूसरा ई होगा, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन। आप देखो मिनिमम डेविएशन में क्या हो रहा है, आई और ई सेम ही तो हो जाएंगे, तो सिंपल सा बोलेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, है ना। ये जो चीज होती है ना कई बार इस तरह से रेस जब जाती है ऐसे, तो इस चीज को हम ग्रेजिंग इमरजेंसी बोलते हैं, इसको हम क्या होता है ग्रेजिंग इमरजेंसी। रेस जो होती है वो इस सरफेस को जस्ट इस तरह से ग्रेज करती निकलती है, तो जब सरफेस के लॉन्ग जाती है तो उसी को हम ग्रेजिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड आ जाते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, है ना, कि फॉर मिनिमम डेविएशन भाई किस केस में डेविएशन जो होगा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन ये सिंपल सी कंडीशन है कि आई और ई सेम होना चाहिए, है ना, आई और ई क्या होंगे जैसे कि आपके सेम, और ध्यान रखना अगर आई और ई सेम होंगे तो R1 R2 भी सेम, क्योंकि स्नेल्स लॉ से अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आई और ई सेम है तो R1 R2 की वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी, और अगर R1 R2 सेम है ये a/2 के इक्वल होगी, क्योंकि R1 R2 का सम तो ये होता है, तो अगर R1 R2 की वैल्यू इक्वल है तो किसकी इक्वल हो जाएगी a/2, है ना। तो मिनिमम डेविएशन में आई के इक्वल होगा, R1 R2 भी सेम होंगे और ये किसके इक्वल हो जाएंगे a/2, है ना। और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आप ये लिख सकते हो, है ना, कि जो डेल्टा मिनिमम होगा वैसे होता है, सॉरी आई प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन इस केस में आई और ई तो सेम है, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 2i माइनस ए, है ना, कि आई प्लस ई माइनस, लेकिन चूंकि आई और ई सेम है तो 2i माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मिनिमम डेविएशन होता है तब, है ना, कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो जो रे डायग्राम होगा वो आपका इस तरह से, मिनिमम डेविएशन के केस में अगर हम देखें तो जो रे डायग्राम है वो आपका इस तरह से, इस तरह से कोई प्रिज्म है, ये आपकी कोई रे गई, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, हाँ कि मिनिमम डायग्राम के मिनिमम डेविएशन के केस में ये रे प्रिज्म के अंदर हॉरिजॉन्टल होती है ना, क्या पता है इस केस में हम ये बोल रहे हैं आई है और ये a/2 है, ये भी आपका a/2 हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा, आई और ये तो सही है, तो रे जो प्रिज्म के अंदर होगी वो हॉरिजॉन्टल,
हाँ, रे प्रिज्म के अंदर जो होगी वो क्या हो जाएगी इसकी आपकी हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल सा बोलेंगे जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो रे inside the prism, inside the prism, right, become horizontal, become horizontal। ये आपका है ना, इनसाइड द प्रिज्म जो रे होगी वो रे कैसी हो जाएगी जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल, है ना। तो दो ऑब्जर्वेशन आ गए कि आई और सेम होगा तो R1 R2 सेम होंगे, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ये होगी और रे प्रिज्म के अंदर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा। थोड़ा ज्योमेट्री आप देख पा जाएगा भाई, ये a/2 है तो ये 90 माइनस a/2 होगा, ये भी 90 माइनस a/2 होगा और ये है सबका सम 180 होगा। ये 180 तभी होगा जब ये आपका चीज हॉरिजॉन्टल है ना। तो रे प्रिज्म के अंदर क्या रहती है जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये आपका या बेस की पैरेलल रहती है भी, जो भी बेस होगा उससे क्या होती है जैसे कि आपके पैरेलल है ना, इनसाइड द प्रिज्म है ना, जो भी बेस होगा उसके क्या हो जाएगा जैसे कि आपके पैरेलल। तो तीन केस आ गए, पहला, सेकंड, थर्ड। मिनिमम डेविएशन के केस में ये होगा। ये जो रिजल्ट है ये इसी का तो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आपके रिजल्ट है ना मिनिमम डेविएशन, इसी का ये रिजल्ट है। भाई आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। इस ग्राफ को इस थ्योरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फंक्शन तो हम जानते हैं ना, डेल्टा का के साथ फंक्शन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्लॉट किया और इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्लॉट करके जस्ट आपने निकाल लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा मिनिमम। एक्सपेरिमेंटली आपने डेल्टा मिनिमम निकाल लिया, ये आपको आ गया। और एक बार डेल्टा मिनिमम अगर आ गया तो वी कैन फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वही है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट refractive index of prism material, refractive index of prism material। कि अगर ये जो भी प्रिज्म मटेरियल अगर इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है ना, या कोई भी ग्लास का पीस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं पता है तो हम उसको प्रिज्म में शेप करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, है ना। आपको ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई बाई साइन R1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू साइन आई बाई साइन R होती है, किसी भी एक सरफेस पर आपने लगा दिया फर्स्ट सरफेस पे। और आप देखो उस डेल्टा मिनिमम अगर आपको पता है तो आई की वैल्यू आ जाएगी ना, यहां से आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 हो जाएगा, है ना। अगर आपको वहां से डेल्टा मिनिमम पता है तो उस रिलेशन से डेल्टा मिनिमम बाई a आपका आ गया। और R1 तो आपको वैसे ही पता है कि R1 की वैल्यू a/2 है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पहले से आपको बताओ, ये जो भी प्रिज्म है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म आपको ढूंढना है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये डेल्टा मिनिमम निकाल लो तो ये दोनों को यहाँ पे पुट करके हम म्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला आ गया कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा साइन ऑफ a/2। ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, है ना। साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और साइन ऑफ a/2 आ गया। तो ये आपका इसका क्या आ गया कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ग्राफ का ये थ्री इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। अदरवाइज देखो कुछ नहीं है, मैंने बोला कि ये भी तो स्नेल्स लॉ को ही फॉलो करता है ना। तो प्रिज्म को अलग से हम पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ को क्या इन न्यूमेरिकल में कई बार सिर्फ स्नेल्स लॉ ही क्या होगा यूज। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आप देखो कि सरप्राइज होते हैं इस ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब मेरे तो जब प्रिज्म मार्क का क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले एक ग्राफ बना लेता हूं। इस ग्राफ से बहुत क्लैरिटी मिलती है कि भाई कैसे हम न्यूमेरिकल्स को क्या करें जैसे कि आपका ग्राफ प्लस स्नेल्स, है ना। स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ही हम इसके न्यूमेरिकल्स कहते हैं। वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो, फिर आगे थ्योरी और पढ़ते हैं।
हाँ, you can go for these two questions. है ना, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों का एक साथ आंसर देंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में? हाँ, दोनों का आंसर देना लेकिन. हाँ सही है. विदुषी. हाँ सही है, सभी का तो आ गया. वरिष्ठा करेक्ट, विदुषी सही है ना. निमिषा थोड़ा सा चेक करो जरा आंसर अपने, सही आ जाएगा आपका.
हाँ सही है, ठीक आंसर कर रहे हो सब लोग ऑलमोस्ट। है ना, इसमें कुछ नहीं है, तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तो आपने पढ़ा कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 60 डिग्री हो, डेल्टा मिनिमम दिया हो, वी कैन फाइंड आउट द म्यू। म्यू की वैल्यू होती है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, डिवाइड बाई क्या होता है, साइन ए बाई 2। है ना, कई बार सिंपल इस फॉर्मूले को याद नहीं होने की वजह से नहीं कर पाते। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपका साइन ऑफ आ जाएगा जैसे कि आपका 45 डिग्री, है ना, और यहाँ पे आपका साइन ऑफ आपका आ जाएगा ए बाई 2 मतलब 30 डिग्री। तो ये तो आपका हो गया 1/√2, और ये आपका हो गया हाफ, 2 आ गया, मतलब म्यू की वैल्यू फर्स्ट केस में 2 है ना। सेकंड केस में आपको देखते हैं प्लस में, तो जो एंगल ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू म्यू माइनस 1, है ना, कि एंगल ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा, कि आपका a इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 3 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 6 डिग्री है इंटू म्यू माइनस, है ना। वैसे रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट भी करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, अदरवाइज तो हम रेडियन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3/4, हाँ, इससे जब सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/4 प्लस के फॉर्म में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको इसके पहले एक थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं जरा एड्रेस करता हूँ आपको इस केस में। कि देखो मैंने बोला ना कि भाई ट्वेल्थ की है, तो स्नेल्स लॉ तो फॉलो कर ही रहा होगा। जो रिफ्रैक्शन का जो मेन लॉ है वो स्नेल्स लॉ ही है ना। स्नेल्स लॉ क्या करना होगा, जो कि आपको फॉलो करना होगा। तो अगर मैं ऐसा ले लूं कि यहाँ पे ये इसको भी एज ए क्वेश्चन ही आप डील कर दो, नंबर 2, है ना। यहाँ पे एक इस तरह से प्रिज्म है, कोई इक्विलैटरल प्रिज्म, दिस इज ए इक्विलैटरल प्रिज्म, हाँ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल प्रिज्म, है ना। और यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दिया, ये कोई मिरर है, और बीच में आपने वाटर फिल कर दिया। यहाँ पे क्या फिल्ड है, बेसिकली आपका वाटर, है ना, बीच में, सॉरी वाटर नहीं, कोई लिक्विड है, दिस इज ए सम लिक्विड ऑफ अननोन म्यू। और ये जो प्रिज्म है इसका म्यू आपको दिया हुआ है, इसका म्यू जो है वो रूट, हाँ एक क्वेश्चन है कि प्रिज्म इक्विलैटरल था, बीच में आपने कोई लिक्विड भर दिया, और यहाँ पे एक मिरर, एक रे इस प्रिज्म से परपेंडिकुलर आपकी स्ट्राइक करती है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर स्टार्ट करती है, हाँ, अगर परपेंडिकुलर स्टार्ट करेगी तो अंदर जाएगी और मूव करेगी, है ना। तो अगर इस केस में बोला गया हुआ है, क्वेश्चन ये है, इफ रे retraces its path, if ray retraces its path, कि अपने पाथ को अगर रे रिट्रेस कर रही है, then find out refractive index of liquid, find out liquid refractive index। अगर रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, है ना, मतलब ऐसे आई, और इसके अंदर में जाने के बाद ऐसे ही वापस चली, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, तो थोड़ा चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है इस केस में।
हाँ हाँ हाँ, कृतिका ऐसे ही बता दो म्यू की वैल्यू, म्यू निकालना है ना आपको, म्यू की वैल्यू ऐसी, मतलब कोई डिफाइंड एंगल के टर्म्स में ऐसे बता देते हैं। चेक करो कितना रखा, पुलकित ठीक होगा शायद आपका आंसर। पता नहीं, मेरे रिकॉर्ड में क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या रहा। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ठीक आंसर दे रहे होगे, पता नहीं, मैं बताता हूँ, देखते हैं अभी, है ना। चेक करते हैं, देखो क्या करना है आपको इसमें कि भाई रे को आपको पता है जैसे 90 पे स्ट्राइक करेगी, तो जब भी किसी सरफेस से रे 90 डिग्री पे स्टार्ट करते हैं सरफेस से, वाई जीरो होता है ना, तो ये रे तो सीधे चली जाती है, ये तो बैंड होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो ये बैंड होगी। तो आपको पता है ये वाला एंगल तो समझ में आ गया ना कितना है। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना, ये 90 है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। अब लिक्विड ने क्या किया, इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर दिया ऐसे, इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर दिया, जैसे कि आपका बैंड कर दिया, और ऐसे बैंड किया ताकि मिरर से 90 पे स्ट्राइक करे, क्योंकि जब ये मिरर से 90 पे स्ट्राइक करेगी तभी तो अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी। मिरर से कोई भी चीज परपेंडिकुलर जब स्ट्राइक करती है तो अपने पाथ में वापस चली जाती है। तो अब सही होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो ये अपने पाथ को इस तरह से रिट्रेस करके वापस, हाँ। तो आपको पता है कि अगर ये 90 पे मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो ये एंगल पता है, अगर ये एंगल 30 होगा तो नॉर्मल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30। ये एंगल अगर 60 है तो ये 60 होगा, अगर मिरर से 90 पे स्ट्राइक करेंगी तभी तो रिट्रेस करेंगी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा लो, एक 60 एंगल है, म्यू की वैल्यू गिवन है, इसका म्यू अननोन है, एंगल 30 डिग्री, तो सिंपल से हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो √3 sin 60 है ना, इक्वल टू आपका आ गया म्यू sin 30। अंडरस्टैंड, इसमें तो कुछ है नहीं भाई, सॉल्व कर लिया, हाँ, इस तरह से आपने सॉल्व किया, तो ये आपका आ गया बेसिकली आपका √3 sin 60 है ना, और यहाँ पे आपका म्यू इंटू साइन 30 है, हाँ, कि म्यू इंटू कितना कह सकते आपका साइन 30 है, वैसे म्यू की वैल्यू आप निकाल लो, तो जो म्यू की वैल्यू मेरे ख्याल से 3 आ जा रही है ना, चेक करो, इससे सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू तो 3 आ जाएगी ना, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, है ना, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ, जस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ, म्यू की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, इसलिए आपकी 3 आ गई, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, ये आपका इस तरह से आपने क्या कर लिया, सॉल्व, है ना, तो ये आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, तो इसका जो आंसर आ गया वो 3 आ गया, है ना, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का इतना होना चाहिए तभी ऐसा हो, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा तभी इस तरह से आपको, इसी का जो सेकंड पार्ट है और भी इंटरेस्टिंग है, सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, वहां से लिक्विड हम हटा देते हैं, वहां से लिक्विड हमने हटा दिया, सिर्फ आपका ये मिरर आ गया, बीच में एयर है ना, कि बीच में यहाँ पे क्या आ गई, अब बेसिकली आपकी एयर आ गई, और सेम रे ऐसी आती है, सेम केस में ऐसे सीधे चली जाएगी। तो इस केस में पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम वहां से लिक्विड हटा दें तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, जैसे इस केस में रे आई और सेम पाथ में वापस चली गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री,
वैसे इस केस में रे अब जाएगी तो वापस आएगी, तो उसका नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, है ना? कैलकुलेट करो क्या आपका लेट। नाम कुमार झा, थोड़ा सा आंसर आपका ध्यान दो, आपका आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, काफी हद तक आपका आंसर सही है। वैसे आंसर आपका सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मेंशन करते हैं कि डेविएशन जो होगा वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अदरवाइज दो एंगल हमेशा बन जाएंगे ना, आप कैसे ले रहे हो वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर वहां से हम लिक्विड हटा के एयर लगा दें, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? चलो मैं देखता हूँ एक मिनट, है ना? देखो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है ना? क्या करेंगे हम इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं निकालूंगा, देखो पहले तो दिया हुआ था कि वो रिट्रेस कर रहा है तो और आपका आ गया, अब इसने दिया नहीं हुआ है ना, तो आप ऐसे अज्यूम करोगे, है ना, कि कोई रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अब इसने नहीं दिया हुआ कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, हो सकता है 90 में नहीं भी स्ट्राइक करे, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। नॉर्मल से कैसे बैंड होगी, अवे, अगर अवे बैंड होगी तब तो 90 पे स्ट्राइक कर ही नहीं सकती, है ना? तो आपको पहले आर निकालना पड़ेगा ना, आई तो आपको 60 डिग्री पता है, तो हम निकालेंगे आर कितना है ना, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या एंगल होगा, है ना? फिर से प्रिज्म में एंटर करेंगे तो कैसे एंटर करेंगे, ये फिलहाल तो ये 60 है, तो अगर ये ग्लास एयर प्रिज्म से ये एयर में जा रही है तो आपको इसका √3 पता ही था, तो आप लिखोगे √3 sin 60, है ना? इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 sin r। ध्यान से आप देखो साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन आर की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। क्या कोई गड़बड़ लग रही है आपको साइन आर की वैल्यू 3/2 में? कोई गड़बड़ लग रही है तो बताओ, कि साइन आर की वैल्यू 3/2 आ गई, या आपने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया। हाँ वही बात है ना कि भाई जो साइन आर है, नहीं म्यू तो हमने हटा दिया ना यहाँ से, ये लिक्विड यहाँ से हटा दिया हमने, और हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो √3 ले रहे हैं, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे हैं, इसलिए आपका √3 ले रहे हैं, तो पहले जैसे ही थ्री तो उस लिक्विड का आया था सॉल्व, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू 3/2 आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा एंगल तो कभी हो ही नहीं सकता है, न्यू हमेशा लेस देन, सॉरी साइन आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 ही तो होगी, 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, पॉसिबल जब भी ऐसा आ जाए ना, भाई किसी चीज को कैलकुलेट करते करते साइन आर की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाए
मतलब वहां पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वे क्वेश्चन थोड़ा लगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कैलकुलेशन करते करते कि आपको अभी क्रिटिकल एंगल नहीं पता होता है। वैसे तो मुझे पता है कि 1/√3 से क्रिटिकल एंगल अगर मैं निकालूंगा तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री इसका आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल कितना होता है, साइन ऑफ क्रिटिकल 1/√μ होता है। 1/√3 मीन्स क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस केस में 30 डिग्री है और आपका एंगल 60 है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्लियर है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन में नहीं समझ में आता, तो जब भी कैलकुलेट करते करते साइन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए उसका मतलब क्लियर है, मतलब रे इधर जाएगी नहीं, ये तो खत्म ही हो गया ना, आंसर से एरर में हमेशा क्लियर हो सकता है। तो चूंकि क्रिटिकल से 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है, तो रे उस मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो बोलता है ना भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 पे चली जाएगी, और जब ये 60 पे से जाएगी तो आपको पता है ये वाला एंगल फिर 90 हो जाएगा, 30 है 60 है तो ये 90 होगा, मतलब यहाँ से सीधे चलेंगे। मतलब प्रोसेस हो रहा है कि अगर हम यहाँ से एयर हटा दें, वो लिक्विड हटा दें, तो ये ऐसे जाएगी और सीधे वर्टिकल नीचे चलेगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये एंगल तो होगा, ये वाला, इसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन हम बोलते हैं। भाई इंसिडेंट रे ऐसे चली जाती, अब जैसे जाती, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये आपका 60 डिग्री होगा, और इसका सेंस जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, कि 60 डिग्री से एक ऐसे टर्न हो रही है कि आपकी क्लॉकवाइज सेंस, एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है। तो ये केयरफुल रहना कि कभी भी कैलकुलेशन करते करते अगर ये केस आ जाए कि कोई आर की साइन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब वहां पे क्या होता है आपका टेबल है, ये थोड़ा सा ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका 60 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है ना। अगर 120 डिग्री आप लिख रहे हो इसका आंसर, तो फिर आपको सेंस एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, कि सेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर 120 डिग्री आंसर, तो डेविएशन के साथ हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, किस सेंस में वो डेविएट होगी है ना, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको करने हैं। You can go for this question. रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ही होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो अगर दिया हुआ है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल इतना है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म है।
जस्ट फॉर यूज करना इसमें, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ परिणाम सही आपका आंसर है। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब जो होता है ना, वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2 होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो R1 R2 होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल तो एंगल ऑफ प्रिज्म है। हाँ निमिषा सही आंसर है आपका। सही आंसर है ना। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से 45 डिग्री आंसर होगा। इसमें यही केस तो है कि प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री था, और आपने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया। यहाँ से एक रे आई और अपने पाथ को रिट्रेस करने से, है ना, तो ये कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, मुझे यही तो निकालना है। वही चीज है, अगर पाथ को रिट्रेस करना है तो सेकंड सरफेस से 90 पे हिट करनी चाहिए, तभी तो ये मिरर रे रिवर्स होगी और अपने पाथ को वापस लेगी। तो इस केस में आई की वैल्यू मुझे बतानी आ गया आंसर। आपको बताइए 30 है, 90 है, ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब आर आपको पता है, ये निकालना है। और म्यू इसमें दिए हुए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। आप स्नेल्स लॉ लगा लो। हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लिखेंगे 1 sin i इक्वल टू √2 sin r, है ना। जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ sin i की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। मींस i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ऐसा तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री। बैंड होके 90 पे स्ट्राइक करेगी, अपने पाथ में वापस। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं जिसमें जस्ट आपको
स्नेल्स लॉ यूज करना होता है ना। एक ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन होता है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये बड़ा, इससे आपको ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई ग्राफ ग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ ये क्वेश्चन पॉसिबल वैल्यू बताना है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे।
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस, है ना, मैं बताता हूँ, है ना पुलकित, आपका आंसर ठीक है जो आपने भेजा था। है ना, सिर्फ ये ग्राफ से ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी की बोली, एग्जैक्ट तो पूछ ही रहा है, कौन सा पॉसिबल है, मतलब इसमें बाकी पॉसिबल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा, वो कैसे पॉसिबल नहीं है वो सोचना है आपने। है ना, देखो कुछ नहीं इसमें, एकदम मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ बना लिया, है ना, और उसमें मैंने शो कर दिया कि अगर आई 53 है तो ई 37 डिग्री है ना, और इसका कुछ डेल्टा 1 है डेविएशन, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आई की वैल्यू को 50 करोगे, 50 डिग्री, तो जो ई होगा वो बढ़ जाएगा। अब जो ई की वैल्यू जो भी होगी वो बढ़ जाएगी, तो इससे ये तो समझ में आ गया कि ई जो भी होगा वो 37 से डिग्री से ज्यादा होगा। 37 से डिग्री से ज्यादा तीन ऑप्शन है ना, एक 35 अब नहीं हो सकता है भाई, ये ऑप्शन जो 35 था वो अब नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में 35 डिग्री दिया, वो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है आई अगर आप कम करोगे यहाँ आ गए, तो जब ग्राफ को इस तरह से करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ई की वैल्यू 37 से ज्यादा होगी, ए ऑप्शन 35 तो नहीं हो सकता। फिर अब बाकी जो उसमें तो चेंज करना पड़ेगा, तो वो डेविएशन से पता चलेगा। अब देखो जब आपने आई 53 से 50 किया, ई 37 से ज्यादा हो गया, तो डेविएशन डेल्टा टू भी तो कम हो गई, डेल्टा टू की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा वन लिखें, डेल्टा वन की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए होता है, आई की वैल्यू आप लिख रहे हो 53 प्लस ई आप जो लिख रहे हो वो 37 लिख रहे हो माइनस से। ऐसे अगर मैं डेल्टा टू अभी, डेल्टा टू में आई की वैल्यू तो आपने 50 कर दी है, ई मुझे पता नहीं है, माइनस ए तो सही नहीं। और एक चीज पक्की बताइए कि डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा टू से कम है, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा लेते हैं, भाई एक कंडीशन तो यहाँ से आ गई। अब बाकी तीनों ऑप्शन में से तो एलिमिनेट करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा टू इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा वन से क्या है कि आपकी कम है, मतलब 50 प्लस ई माइनस ए शुड बी लेस देन, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, 90 माइनस ये ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ई शुड बी आपका आ गया, है ना, चेक करो, है ना, कि भाई यहाँ से आ गया कि जो ई की वैल्यू होगी वो आपका लेस देन कितनी आ गई आपकी 40 डिग्री, ये भी आ गई, मतलब ई की वैल्यू 37 से ज्यादा होना चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए, वो तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 38 डिग्री, तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट, है ना। उदाहरण मैंने कैसे किया, पहले तो ये प्रूफ हो गया, तो इसको तो तीन ऑप्शन मैच कर रहे थे, बी सी डी जरूर करवा, फिर आपने डेविएशन कंपेयर कर, अगर ऐसा करेंगे तो डेविएशन कम होगा ना, तो डेविएशन कम होगा तो ए की वैल्यू 40 से कम, तो 40 से कम एक ही ऑप्शन, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ग्राफ को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एक चीज ऊपर नीचे जाएगी तो दूसरे के ऊपर उसका क्या है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने चलो ठीक है, चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज करते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी तो मैं बाद में करूंगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लो। रे 90 का मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमरजेंसी,
थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये जो पढ़ाना जरूरी है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। कंसेप्चुअल है क्वेश्चन जरा सा, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आप समझ गए होगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है कि इसमें क्या दिया हुआ है समझना। इसने बोला हुआ है कि राइट एंगल प्रिज्म, मतलब हर जगह पे ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है हर जगह पे, और यहाँ पे 90 डिग्री पे रे कोई आ नहीं है, मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंट है बीच में हर जगह, और 90 मतलब ग्रेज करते हुए इंसिडेंट हो रही है और ग्रेज करते हुए वापस चली गई। तो अगर ऐसा है तो सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है? चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखना है। तो आप स्नेल्स लॉ लगाना शुरू कर दो। आपको पता है पहले स्टेप पे से मैंने लगाया, यहाँ से आपका आ गया 1 sin 90 इक्वल टू आपका आ गया μ1 sin r1 है। पहले आपका ये आ गया μ1 sin r1 आ गया आपका। फिर हम क्या करते हैं कि आपको पता है ये अगर r1 है और ये 90 है तो ये 90 माइनस r1 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो एंगल ऑफ प्लस नहीं होता है। तो अगर ये r1 है और एंगल ऑफ प्लस 90 है तो 90 माइनस r1 हो जाएगा। ये 90 माइनस r1 है और ये r2 है, तो इन दोनों सरफेस में लगा लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों सरफेस में लगाऊंगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा μ2 sin r2 इक्वल टू आपका हो जाएगा μ1 sin 90 माइनस r, या कि क्योंकि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा cos r1, हाँ ये cos r1 में कन्वर्ट हो गया और ये μ2 sin r2 हो गया। अगेन ये आपका जो एंगल होगा 90 माइनस r2 हो जाएगा, हाँ ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, तो आपका 90 माइनस r2। तो फिर से हम जब रिलेशन लिखेंगे तो विल राइट द μ2 cos r2 इक्वल टू हो जाएगा μ3 sin r3। जस्ट मैं स्नेल्स लॉ लगाते जा रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। हम यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, हम लिख देंगे बेसिकली आपका μ3 cos r3 और ये आपका हो जाएगा μ4 sin r4, है ना। μ4 इंटू क्या हो गया, बेसिकली आपका sin r4 हो गया। रिलेशन आपने लगा दिया। आप इस सरफेस तक पहुंच गए, फिर यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा μ4 cos r इक्वल टू हो जाएगा μ5 sin r5, हाँ। फिर लास्ट सरफेस में बचेगा, तो लास्ट सरफेस में तो आपको पता ही है कि ये जो चीज होगी ये आपकी हो जाएगी μ5 cos r5 और वहां पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 sin 90। ये आपके कुछ रिलेशंस आ गए स्नेल्स का। मैंने जानबूझ के ना ऑर्डर इधर उधर किया है ना, कि भाई कभी मैंने कॉस वाले को इधर लिखा है, कभी कॉस वाले को इधर लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है सारे साइन कॉस एलिमिनेट करने हैं ना, तो वो एलिमिनेट तभी होंगे जब ये चीज 1 हो जाए। साइन स्क्वायर r1 प्लस कॉस स्क्वायर r1 की वैल्यू आपको 1 होगी,
है, इसलिए जानबूझ के मैंने इसका पेयर बनाया कि sin r2 cos r2, sin r4 cos r4, है ना, sin r1 cos r1, sin r3 cos r3, और इस तरह से इस सबको स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, है ना, इस सबको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर, इस सबको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना, इस सबको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो सारे साइन वगैरह खत्म हो जाएंगे इस रिलेशन की वजह से, और जो भी रिलेशन आएगा सिर्फ म्यू के बीच में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आपका ऑप्शन सही आएगा ना, वो आपका ये आ जाएगा कि भाई फर्स्ट ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो सही हो, भाई म्यू1 स्क्वायर प्लस आपका हो गया म्यू3 स्क्वायर प्लस म्यू5 स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, है ना, प्लस आपका म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू4 स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका आपका सही है ना, एक बार ऐसे चेक कर लीजिए, बस तो ठीक लग रहा हूँ, इसमें सी ऑप्शन ही क्या होगा वैसे क्या आपका सही है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा प्रिज्म को पढ़ते हैं, लिख लो इसे। तो आज जो मैंने प्रिज्म आपको बताया है सिर्फ डेविएशन बताया है, डेविएशन थ्रू द प्रिज्म क्या होता है, हम लाइट हमेशा मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन प्लस कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लेंगे प्लेन सरफेस वाले, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस का। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक चीज पूछनी है, वो हमने सेल्सो में कहा था ना कि म्यू इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो हमने जब बहुत सारी स्लैब से रिफ्रैक्शन करा था तो हमने किसी भी सरफेस पे लगा दिया था वो। हाँ वो मतलब- पैरेलल में लगा सकते हैं हम, नॉन अच्छा, पैरेलल मतलब में नहीं, प्रिज्म में नहीं लगा सकते। ना ना उसको नहीं लगा सकते, बिल्कुल वही मैंने उसमें लिखा होगा, पैरेलल लेयर्स में लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल ओके नहीं। सर, ठीक है ऐसा। ये बोल गए तो गड़बड़ हो थैंक यू सर।